News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। प्री मॉनसून की वजह से मुंबई में बारिश का कहर देखने को मिला, जिससे मुंबई के कई हिस्से पानी में डूबे दिखे। वहीं कोंकण रेलवे रूट पर भी असर पड़ा। मुंबई और पुणे में मंगलवार को अचानक से हुई तेज बारिश ने शहर का हाल बिगाड़ दिया है। अंधेरी सबवे पूरी तरह से पानी में डूब गई। पवई और जलवायु कॉम्प्लेक्स के पास ट्रैफिक जाम और गिरते पेड़ों से मुसीबत बढ़ गई है। पुणे एयरपोर्ट पर भी लीकेज हुआ और कोंकण रेलवे रूट लैंडस्लाइड के कारण कुछ देर के लिए बंद हो गया। मौसम विभाग ने मुंबई, थाने, पुणे और भी कई इलाकों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते रविवार तक तेज बारिश, बिजली और 40 किलोमीटर प्रति आवर तक की आंधी के आसार बन रहे हैं। बेंगलुरु में भी 2017 के बाद से सबसे तेज बारिश हुई, जिसमें रविवार रात से मंगलवार तक लगभग 140 mm बारिश रिकॉर्ड हुई। इस भारी बारिश से साई लेआउट जैसे नीचे इलाके फ्लड हो गए, जहां लोग बिना बिजली और मदद के फंसे रहे। दुखद रूप से 5 लोग की बारिश से जुड़ी हादसों में मौत हो गई। जानते हैं मुंबई में इस साल इतनी जल्दी बारिश क्यों हो रही है। मुंबई जो आमतौर पे मई महीने में गर्म और ड्राई रहता है, इस साल पहले ही बारिश देखने को मिली है। मई के पहले हफ्ते से लेकर 11 तक हेवी बारिश हुई और अब भी हल्का ड्रिजल चल रहा है। आईएमडी के मुताबिक अरेबियन से ज्यादा मॉइस्चर आने की वजह से और हवाओं के पैटर्न बदलने की वजह से मुंबई में पहले बारिश हो रही है। जानते हैं इसका मॉनसून पर क्या असर होगा। ये जल्दी बारिश मॉनसून के जल्दी आने का सिग्नल हो सकती है। आईएमडी ने महाराष्ट्र के कई रीजन्स के लिए हेवी रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म का अलर्ट भी दिया है। इसका मतलब है कि इस बार मॉनसून मुंबई और कोंकण कोस्ट पर टाइम से पहले या ज्यादा तेजी से आ सकता है। इस बारिश से गर्मियों में राहत मिली और मॉनसून के आने का रास्ता तैयार हो जाएगा। मुंबई के मस्गांव रेलवे यार्ड में आग का कहर देखने को मिला, जिसमें महानगरी एक्सप्रेस के 2 कोच जलकर राख हुए। मुंबई के मासगांव स्थित सेंट्रल रेलवे के वाड़ी बंदर यार्ड में 20 मई 2025 को शाम 4:49 पे एक बड़ा हादसे से हलचल मच गई। महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22177 के 2 एसी बोगी B1 और B2 कोच में अचानक भयानक आग लग गई। ये ट्रेन मेंटेनेंस के लिए यार्ड में खड़ी थी, तभी इलेक्ट्रिक वायरिंग और पैनल में स्पार्किंग के बाद में आगे ने एसी कंप्रेसर, सीट कुशन, ब्लैंकेट, पिलोज और बोगी के काफी सामग्री को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड को लेवल L1 पर अलर्ट किया गया और बीएमसी ने MFB टीम ने तुरंत मौके को संभाला। रेलवे स्टाफ ने तेजी दिखाते हुए दोनों बोगीज को ट्रेन से अलग कर दिया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बोगी के अंदर काफी चीजें जलकर राख हो गई हैं। रेलवे यार्ड में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया था। आग किस वजह से लगी थी, इसका पता लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कामगार यूनियन ने जर्नलिस्ट के लिए 10,000 पेंशन की जोरदार मांग उठाई है। महाराष्ट्र के हजारों इंडिपेंडेंट ई पेपर और वेब पोर्टल के जर्नलिस्ट की जिंदगी आज भी संघर्ष से गुजर रही है। ना जॉब, ना ठीक से पेमेंट। इसी पर राष्ट्रवादी कामगार यूनियन ने जर्नलिस्ट के लिए 10,000 मंथली पेंशन की जोरदार मांग उठाई है। सुभाष देसाई, जो कि महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं इस यूनियन के, उन्होंने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज के एजुकेटेड और अनुभव से भरे पत्रकार फ्रीलांसिंग करने को मजबूर है। रोज 500 से 1000 मिलते हैं, जिसमें घर का खर्चा चलाना नामुमकिन है। उन्होंने कंपेयर किया कि जैसे बेरोजगार युवाओं को 4000 का भत्ता मिलता है, वैसे ही इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को भी कम से कम 10,000 पेंशन दी जानी चाहिए। देसाई ने यह भी कहा कि कंस्ट्रक्टर वर्कर्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को जैसी सुविधाएं मिलती हैं, वैसे ही मीडिया के फुट सोल्जर्स यानी कि पत्रकार भी हकदार हैं। हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिनका यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो है, उन्होंने इंटरोगेशन में पक्का मानना किया है कि वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी से कांटेक्ट में थी। ज्योति ने बताया कि वो 2023 में पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली गई थी वीजा के लिए, जहां उनकी मुलाकात दानिश नाम के पाकिस्तानी ऑफिशियल से हुई। उसके बाद उसने पाकिस्तानी एजेंट शकीर और राना शहबाज से भी कांटेक्ट बनाया, जिनके नंबर्स उसने अपने फोन में अलग नाम से सेव किए। एनक्रिप्टेड ऐप जैसे व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम के जरिए वो पाकिस्तान से लगातार बात करती थी। हरियाणा पुलिस ने एस्पियोनेज चार्जेस में उसे अरेस्ट किया है। कांग्रेस ने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की है अर्नब गोस्वामी और बीजेपी के अमित मालविया के खिलाफ, जिसमें उन्होंने फर्जी दावा किया था कि कांग्रेस की ऑफिस है टर्की में।
कांग्रेस ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी और बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालविया के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कराई है। ये केस उनके ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए है, जिसमें उन्होंने झूठ बोला कि कांग्रेस पार्टी का टर्की में रजिस्टर्ड ऑफिस है। राहुल गांधी ने इसको देश और डेमोक्रेसी पर अटैक बताया है और कहा कि फेक न्यूज फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी और राजनीतिक एक्शन लिया जाएगा। अर्नब और अमित ने इंस्टाबल कांग्रेस सेंटर को कांग्रेस ऑफिस बताया था, जो असल में एक कन्वेंशन सेंटर है। रिपब्लिक टीवी ने गलती को टेक्निकल एरर बताकर माफी मांगी है। बनो मुश्ताक की हार्टलैंड ने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। ये भारतीय क्षेत्र इतिहास के लिए एक गर्व की बात है। कन्नाडा के मशहूर राइटर बानो मुश्ताक की कहानियों का संघर्ष हार्टलैंड, जिसका अनुवाद दीपा भास्ती ने किया। उन्होंने 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतकर इतिहास रच दिया है। ये पहली बार है जब शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन और कन्नाडा भाषाओं का ये बड़ा इनाम मिला है। कहानियों में मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी की कठिनाइयां, सामाजिक बंधन और जेंडर इनइक्वालिटी को दिखाया गया है। मुश्ताक ने कहा कि उनका काम हर आवाज को सुने जाने और अलग अलग कहानियों को सेलिब्रेट करने का एक प्रयास है। ये जीत इंडियन रीजनल लिटरेचर के लिए एक गर्व की बात है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अटारी वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी आज से फिर शुरू हुई, लेकिन कुछ प्रतिबंध के साथ। अत्तारी वाघा बॉर्डर की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, जो अप्रैल 22 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद रोक दी गई थी, आज से फिर शुरू हो गई है, लेकिन लिमिटेड फॉर्म में। इस बार बॉर्डर गेट्स नहीं खुलेंगे और बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच हैंडशेक भी नहीं होगा, लेकिन भारत साइड से दर्शक सेरेमनी देख सकेंगे। सिक्योरिटी काफी टाइट रहेगी। ये सेरेमनी 1959 से दोनों देश के बीच शांति और कोऑपरेशन का प्रतीक है, लेकिन पहलगाम आतंक के बाद बीएसएफ ने स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए प्रोटोकॉल में चेंजेस किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देश के रिलेशन में तनाव बना हुआ है। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान मोहम्मद, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के चलते सोशल मीडिया कमेंट्स पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिनकी अब पुलिस कस्टडी को रिजेक्ट कर दिया है और जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान मोहम्मद को हरियाणा के सोनीपत कोर्ट ने पुलिस कस्टडी बढ़ाने की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है। जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया है। उन पर ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया कमेंट्स को लेकर 2 अलग एफआईआर हरियाणा स्टेट वुमेन कमिश्नर और जाठेड़ी सरपंच ने दर्ज कराई। पुलिस ने पासपोर्ट और सोशल मीडिया डाटा वेरीफाई करने के लिए कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा अभी जरूरी एविडेंस नहीं मिला है। अगली हियरिंग 27 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सिविल राइट्स ग्रुप नागरिक अधिकारी मंच ने उनके रिलीज की मांग करते हुए प्रोटेस्ट किया है। भारत में भाषा को लेकर विरोध बढ़ता देखा जा रहा है। वहीं बेंगलुरु के एसबीआई मैनेजर ने कन्नड़ बोलने से मना किया, जिसके बाद में उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। बेंगलुरु के एसबीआई सूर्य नगारा ब्रांच में एक ब्रांच मैनेजर ने कन्नड़ा बोलने से मना कर दिया, कहकर मैं भारतीय हूं, कन्नड़ा नहीं बोलूंगा, हिंदी बोलो। ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई और बहुत विरोध हुआ। कस्टमर ने कहा कि आरबीआई के नियमों के मुताबिक लोकल लैंग्वेज में बात करना जरूरी है। मैनेजर ने बाद में माफी मांगी और कन्नड़ा सीखने का वादा किया। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने इस व्यवहार की कड़ी निंदा की और एसबीआई को तेजी से कदम उठाने के लिए धन्यवाद दिया, जिसमें मैनेजर को ट्रांसफर कर दिया गया है। एसबीआई ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। भारत ने 60 डेलीगेशन और 33 एमपीज को ग्लोबल आतंक के खिलाफ आउटरीच के लिए चुना, जो पाकिस्तान की गलतफहमियों को ग्लोबल स्टेज पर चैलेंज करेंगे। भारत ने 33 देशों को सिलेक्ट किया है ग्लोबल एंटी टेरर आउटरीच के लिए, जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स शामिल हैं। ये डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू है। 7 डेलीगेशंस में एमपीज पॉलिटिकल पार्टीज के साथ विदेश और यूएन जाकर आतंक के खिलाफ भारत का पक्का स्टैंड दिखाएंगे। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने ब्रीफिंग दी और डेलीगेशन आज से विदेश निकल रहे हैं। इसमें कांग्रेस के शशि थरूर, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और जेडीयू के संजय कुमार झा जैसे नेता शामिल हैं। यह मिशन पाकिस्तान की गलत फहमियों को ग्लोबल स्टेज पर चैलेंज करेगा। इजराइल ने फिर से गाजा पर भीमक धमाके किए, जिसमें 4 लोग मरे। यूएन कहता है कि 14,000 बच्चे मौत की खतरे में हैं।
इजराइल की फौज ने गाजा पर जोरदार हवाई हमले किए जिसमें अब तक कम से कम 42 लोगों की जान चली गई है। गाजा की अथॉरिटीज कह रही है कि इजराइल की भूख पॉलिसी से मार्च 2 से अब तक 326 पैलेस्टीनियन मर चुके हैं। यूएन ने भी वार्निंग दी है कि गाजा में 14,000 छोटे बच्चे अगले 48 घंटों में जान से हाथ धो बैठ सकते हैं अगर मदद नहीं मिली। यूके और ईयू ने इजराइल के मॉन्स्ट्रस वॉर पर सख्त आलोचना की, लेकिन इजराइल ने इन तनकीदों को नजरअंदाज कर दिया है। यूके सरकार ने भी गाजा की वजह से इजराइल के साथ फ्री ट्रेड टॉक रोक दिए हैं। वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने कहा कि वक्फ सिर्फ एक चैरिटी है, इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं। सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वक्फ सिर्फ एक चैरिटी है, इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ बोर्ड सेकुलर काम करते हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी धर्म के लोग कर सकते हैं, जैसे कि मंदिरों और प्रबंधन भी किसी मुस्लिम के पास हो सकता है। की पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से, वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है लेकिन इस्लाम का कोर या एसेंशियल हिस्सा नहीं। हर धर्म में चैरिटी होती है, हिंदुओं में दान, क्रिश्चियंस में भी है और सिख्स में भी। वक्फ बाय यूजर प्रिंसिपल अब खत्म हो गया है, जिसमें बिना डॉक्यूमेंट के सिर्फ रिलीजियस या चैरिटेबल यूज के बेस पर प्रॉपर्टी को वक्फ माना जाता था। एसजी मेहता ने कहा कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर हक नहीं जताता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक एक स्ट्रॉन्ग और ग्लैरिंग केस नहीं बनाया जाता, कोर्ट कानून में इंटरफेयर नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने बताया कि नए अमेंडमेंट्स ने वो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं जो 1923 से चल रहे आ रहे हैं। 26 लाख रिप्रेजेंटेटिव मिले थे और 36 बार जेपीसी की मीटिंग हुई थी। सिर्फ कुछ पेटिशनर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकते। सेंटर की अपील कोर्ट से सिर्फ 3 इश्यूज पर सुनवाई होगी। पहला, वक्फ बाय यूजर प्रिंसिपल। दूसरा, नॉन मुस्लिम का नॉमिनेशन इन सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड स्टेट बोर्ड्स। तीसरा, गवर्नमेंट लैंड को वक्फ के रूप में पहचानना। सीनियर एडवोकेट कपिल सिबाल ने पिटीशनर की तरफ से आर्ग्यू किया। सीजीआई बीआर गवई ने कहा था कि हर कानून पर प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी होता है और कोर्ट सिर्फ तब इंटरफेयर करेगा जब एक ग्लैरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इशू सामने आए। न्यूज़ अप चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़रत आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। News Hub, born to fight for right.